नमस्कार दोस्तों, आज हम जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। जेनेसिस एक स्मॉल कैप कंपनी, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,800 करोड़ का है और कंपनी जियो स्पेशल सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को। तो अगर जियो स्पेशल को डिफाइन करना हो तो जियो स्पेशल इज़ नथिंग बट ज्योग्राफी। जियो इज़ ज्योग्राफी, लोकेशन, और उस ज्योग्राफी या फिर उस लोकेशन का आप डेटा कैप्चर करते हो बहुत एक प्रिसाइज तरीके से, और उस डेटा को आप इंटरप्रेट करते हो आपके एंड यूज़ के मुताबिक, जिस किसी सेक्टर में हो आप, राइट। तो एक जियो स्पेशल सर्विस में इट्स एक्चुअली अ स्टैक, देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन दिस स्टैक, राइट। सो वन टेक्नोलॉजी इज रिमोट सेंसिंग, राइट। तो ऐसे बहुत सारी जगह है अर्थ पे विच आर inaccessible, right? बट आपको उस जगह की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स समझने हैं या निकालने हैं। So what do? You use a technology or a sensor called as LIDAR, which is light detection. So you use light to understand what physical attributes that place has, not only on Earth but also on planets. This has been extensively used by, agencies like NASA and ISRO, right? So remote sensing is one technology. The other technology is photogrammetry. So अगर मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैंने एक मूवी बनाई है, 2D में मूवी बनाई है, मुझे अगर वो 3D में कन्वर्ट करना है तो मैं फोटोग्रामेट्री यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो दिस स्टैक हैज़ सॉफ्टवेयर, इट हैज़ हार्डवेयर, दिस इज़ अ डीप टेक काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी। टेस्ला इज़ लाइक अ प्रोपोनेंट, अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। टेस्ला ने जो भी अपने ऑटोनॉमस ड्राइविंग कार्स बनाए हैं उसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है एक तरह से, राइट। तो Genesis International is an Indian company which has been in existence for the last 20 odd years, और ये कंपनी जियो स्पेशल सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो 2020 के पहले मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को ज़्यादा बहुत लोग, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में तो बहुत कम लोग जानते होंगे, राइट। स्पेशली इन द लास्ट 1 ईयर इसका स्टॉक प्राइस करीबन 2.5x से ऊपर जा चुका है। बट इसका मेजर जो इन्वेस्टमेंट और इसको जो रिकग्निशन या इसका सिग्निफिकेंस समझा गया था वो जून 2020 में एक तरह से समझा गया था। तो जून 2020 में इंडिया चाइना का जो LAC पे क्लैश हुआ था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अप किया डिफेंस के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द गवर्नमेंट अंडरस्टूड द importance of geospatial services and technology as well, and that's where the government kind of backed this sector, and it came up with a policy called as the National Geospatial Policy in 2022, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंटरनेशनल फर्म्स को डिसइंसेंटिवाइज किया इंडिया में आकर काम करने के लिए, और बहुत सारे इंडियन फर्म्स को इंसेंटिवाइज किया है अपने रेगुलेशंस क्लॉजेस के मुताबिक, राइट। तो द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर, राइट। तो इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी का। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 36% है, विच इज़ डिसेंट सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 47%। इवन इफ यू लुक एट द लास्ट 4 quarters इट्स 53%, एंड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट क्वार्टर इज मोर देन 4,000%। सो दीज आर लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स। तो ये हमारा जो फिल्टर होता है 25% का, उस पर करीबन ये कंपनी जो है काफ़ी खरी उतरी है, राइट। तो कंपनी का सिर्फ एक ग्रोथ ड्राइवर है। अगर हमको समझना है कि अगले 2 से 3 साल तक इज देयर सम प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सेल्स ग्रोथ, कैन वी गेट 25% सेल्स ग्रोथ, 25% प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, तो इसका एक ही ग्रोथ ड्राइवर है, एंड दैट ग्रोथ ड्राइवर इज एक्चुअली द गवर्नमेंट। तो so whatever demand that is going to come over here, it is going to be policy led and it is going to be policy backed, right? तो जब 2020 में कोविड हुआ था, कोविड के बाद आपका प्राइवेट केपेक्स ऑलमोस्ट ठप पड़ गया था, कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की पूरी एकदम कमज़ोर पड़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके गवर्नमेंट केपेक्स किया। तो गवर्नमेंट केपेक्स किया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, जो भी आप ब्रिजेस, जो भी फ्लाईओवर्स देख रहे हो, it actually happened after 2020, wherein the government stepped in and invested a lot of money in the growth of the country, right? So this is investment-led growth, right? There are 2 types of growth. One is consumption-led growth and other is investment-led growth. So US is consumption-led growth, China is investment-led growth. For the last 4 years, India has been investment-led growth, right? तो जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके ये सारी चीज़ें की, तो गवर्नमेंट को जियोस्पेशल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब आप अर्बन प्लानिंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हो, तो आपको उस ज्योग्राफी की, उस लोकेशन की आपको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उस तरह चीज़ें बिल्ड कर पाओ, राइट। सो a lot of business that this company won in the last 4 to 5 years was working with government, not only the central government but also state governments and municipalities as well. So Mumbai का एक 3D
3D मॉडल, एक 3D ट्विन मॉडल इस कंपनी ने बनाया है, राइट. दिस कंपनी वर्कड विद इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स एज वेल. सऊदी का नियॉन सिटी विच इज़ अ स्मार्ट सिटी, उसका 3D मॉडलिंग इस कंपनी ने की है. मेक्का विच इज़ अ रिलीजियस प्लेस इन सऊदी अरेबिया, उसका 3D मैपिंग या 3D फॉर्मेटिंग इस कंपनी ने की है, राइट. तो प्रिडोमिनेटली गवर्नमेंट्स के साथ ये कंपनी काम कर रही है और कर चुकी है. बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है व्हेन यू लुक एट द टाइप ऑफ क्लाइंट्स इट हैज़, इट्स मोस्टली गवर्नमेंट्स. उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए थोड़ा टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ, पेट्रोकेमिकल कंपनीज, एयरटेल, रिलायंस, बिग टेक जैसे आपका फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके साथ कंपनी भी काम कर रही है. ई कॉमर्स क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे यूज़ केसेस है. ऑटोमोटिव कंपनीज़ के साथ काम कर रही है, जैसे मैंने टेस्ला की बात की, राइट. सो multiple use cases this company has, and if you look at this market, geospatial market, it's growing at a CAGR of 12% in India and 14% internationally. It's a huge, the total addressable market is around 30,000 crore. It's a futuristic sector. It's growing at a very fast pace. तो ये company का जो growth drivers है, demand है, it's predominantly government led and government driven, and इसका जो moat है, it is the technology that it has. आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो आपका मोड भी टेक्नोलॉजी से आएगा. कितने प्रिसिशन से आप डेटा कैप्चर कर रहे हो और फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स लगाकर उस डेटा को जो भी इंटरप्रेट करना चाहते हैं उसको किस तरह आप फैसिलिटेट कर रहे हो, तो उसका मोड उस वहाँ से आता है एक तरह से. एंड इफ़ यू लुक एट द नंबर्स, अगर आप जो टॉप लाइन नंबर्स देखोगे ऑब्वियसली वो काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं, जैसे मैंने सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी. बट जब आप व्हेन यू डिग अ बिट डीपर, वो इतना ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नंबर्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट. सो इफ़ यू लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, -35 करोड़, मतलब पैट पे कंपनी, मतलब it's not a profitable company, right. And CFO is around 99 crores. CFO to PAT is around 2.8. तो कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बना रही है बट उसको कैश आ रहा है बिजनेस में. तो ये थोड़ी एक अजीब कहानी है, राइट. फ्री कैश फ्लो नहीं है कंपनी, -410 का एक तरह से द कंपनी इज़ नॉट एबल टू सस्टेन इट्स ऑपरेशंस. ऑब्वियसली प्रॉफिट्स नेगेटिव में है, कैश फ्लोज कुछ 100 करोड़ से नीचे है, तो it's not a free cash flow positive company. It can't sustain its own operations. But अगर reinvestment rate देखें तो 1260% का reinvestment rate है. तो obviously कंपनी बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट कर रही है अपनी. तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट कर रही है, खुद अपने बिजनेस से पैसा नहीं निकाल पा रही है, इसलिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल को एक तरह से यूटिलाइज कर रही है. इसमें डेट भी ठीक ठाक है, 100 करोड़ का आई थिंक सो डेट है इसमें, राइट. 22 करोड़ का डेट है इसमें, राइट. शॉर्ट टर्म डेट ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट. इसका नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर या नेट फिक्स्ड एसेट 156 करोड़ है. तो ये एक डीप टेक कंपनी है, तो हार्डवेयर में भी काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है इसको. इनके ड्रोन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, मल्टीपल थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू कैप्चर डेटा इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर. तो एयरक्राफ्ट्स होते हैं कंपनी के, ड्रोन्स होते हैं. फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इज़ 42%, सो इट्स नॉट एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल दैट इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन. द फैक्ट दैट दिस कंपनी इज़ वर्किंग विद गवर्नमेंट्स, इसका ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है. गवर्नमेंट टाइम पर पैसा नहीं देता है, पूरा एक तरह से पॉलिसी वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ने बना दी है कंपनी के फेवर में, सर्विसेज ले रहा है गवर्नमेंट, बट टाइम पे एक तरह से पैसा नहीं दे रहा है. एटलीस्ट जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. सो दैट्स वेयर the trade receivables have gone up, right. Receivable days भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा receivable days है, भले थोड़ा कम दिख रहा है, 343 days से around 263 आ गया, but it's still huge. आपका cash conversion cycle is again बहुत ज़्यादा है, right. So you're working with bigger clients wherein you have lesser bargaining power. They do not pay you on time, even if they assure you, even if they pay you, even they do not pay you on time. तो ये कहानी है इस कंपनी की, राइट. डिविडेंड यील्ड 0 है, ऑब्वियसली कुछ कमाती नहीं है ज़्यादा, तो कुछ दे भी नहीं पा रही है, राइट. रिटर्न रेशियोज अगेन एक टेक्नोलॉजी कंपनी होने के बावजूद भी सिंगल डिजिट रिटर्न रेशियोज है, विच आर रियली कंपनी ने कहा है कि ये लोग 2025 रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑफ कैपिटल बनाना चाहते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स 2%. तो अगर कोई 100 रुपये अपने इस बिजनेस में डाल रहा है तो उसको सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है. रिटर्न ऑफ इक्विटी इज़ 2%. तो अगर कोई शेयर होल्डर 100 रुपये इस बिजनेस में लगा रहा है तो उसको 2% का या 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, राइट. तो
ये जो भी कहानी दी है कंपनी ने, गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, इट इज़ फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कि आगे जाके 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम बहुत हमारे रिटर्न रेशियोज़ 20-25% के बढ़ जाएंगे, हम प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करेंगे 25 का, सेल्स ग्रोथ 25-30% का आएगा, वी आर इन अ फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, यू नो हमारे री इन्वेस्टमेंट रेट जो इतने ज़्यादा है, वील इंश्योर दैट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स कम आउट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स दैट वी हैव डन. सो ये कहानी मैनेजमेंट ने दी है. अगर आप इसमें देखो एफ आई पार्टिसिपेशन 1% से घटा है, बट इसमें एफ आई पार्टिसिपेशन है, वो एक मुझे सरप्राइजिंग चीज़ लगी. डी आई पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट मिनिमल है, ज़ीरो है यहाँ पे, या 0.19% है, राइट. अब पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखें तो कुछ हद तक बड़ी है पब्लिक शेयर होल्डिंग, राइट. रिटेल फ्लोट 10% से ज़्यादा है. प्रमोटर प्लेज 8% है, तो कम प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किए क्योंकि पैसा उठाना है. आपका री इन्वेस्टमेंट रेट 1200% का है, तो आपको पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली यू विल प्लेज योर स्टेक इन द कंपनी, राइट. इसके वैल्यूएशंस मुझे ज़्यादा लगे. पी इसका 81 है, पी जी 1.3 है, बट जब मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ तो इट सेज दैट the increase in the price of the stock in the last 1 year has been mostly earnings driven. तो एक तरह से 2021-22 में कंपनी के जो earnings थे वो 0.42 थे, या EPS जो है वो 0.42 था, अभी जाके 12 हुआ. इसके वजह से जो earnings कैगर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, राइट. स्टॉक प्राइस 415 से 950 ज़रूर हुआ, बट द contribution of P or liquidity to the stock prices in negative. So whatever the reason that the stock price went up, it's actually earnings, it's actually EPS growth, right? So this was a brief about Genesis International Corporation. It's a futuristic sector, काफ़ी अच्छी कहानी है, बट नंबर्स अच्छे नहीं हैं, राइट. अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इसमें कहीं 21% है, फिर -2% पे जा रहा है, फिर अभी 41% दिखा रहा है, राइट. आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें कंपनी की तो -35 करोड़ है, मतलब पैट इज़ -35 करोड़ फॉर द लास्ट 10 years, एंड देन CFO इज़ 99 करोड़. तो अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो आपको कैश फ्लोज कहाँ से आ रहे हैं 99 करोड़. तो ये इस कंपनी की कहानी है. I hope you liked the analysis of Genesis International. If you have, please like and share this video, and please follow this channel for more such updates. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much. Take care. Bye-bye.